सुनंदा और संतोष अपने बेटे सूरज, बहू देविका और बेटी अम्मू के साथ रहती है। देविका एक बहुत ही अच्छी कंपनी में एक हाई पोस्ट की नौकरी करती है, जिस कारण घर में खाना बनाने के लिए और साफ सफाई करने के लिए अलग अलग दो नौकरानियां होती है। रोजाना खाना बनाने के लिए नौकरानी चंपा आया करती है, लेकिन घर वालों को उसके हाथ का बना हुआ खाना इतना पसंद नहीं आता है। हाय हाय, अरे तुझे समझ में नहीं आता क्या? ये तेल वाली चपाती क्यों बनाती है तू? नालायक कहीं की। हम लोग घी वाले फुलके खाते हैं, तो फिर तूने ये चपातियां क्यों बनाई? और ये पनीर, इसे भी ऐसे ही डाल दिया सब्जी में, तनिक फ्राई तो कर देती। हाँ चंपा, बचपन से ही मम्मी फ्राइड पनीर ही सब्जी में डालती है। तुम अपने मन मर्जी से खाना बना बनाकर खाने की पूरी ऐसी की तैसी कर देती हो यार, सीरियसली। अरे लेकिन ऐसी ज बात थी तो आप लोगों ने मेरे को बताना था ना पहले। आप लोगों ने तो मेरे को बताया ही नहीं, तो मेरे को क्या सपना आने वाला था क्या? काय तुम्ही पण, अब जो बना है उसे खाइए। आज का मेरा टाइम खत्म हो गया है और मैं निकल रही है। बाय बाय। इतना कहकर चंपा वहां से चली जाती है। फिर रात होने पर जब देविका अपने काम से घर लौट आती है, तभी देविका भाभी, चंपा नौकरानी को निकाल दो काम से, वो बहुत ही बेस्वाद खाना बनाती है। और नहीं तो क्या, अरे हम लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन वो हमें अपनी महाराष्ट्रियन तरीके का खाना खिलाती है। ये भी कोई बात हुई क्या? देखो बहू, तुमने ही उसे यहाँ पर काम पर लगाया है और अब तुम ही उसे यहाँ से निकालोगी और कोई अच्छी सी नौकरानी ढूंढ लाओ। हाँ देविका, घर वालों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो बदल दो ना ये नौकरानी। नहीं सूरज, मैं नौकरानी नहीं बदल सकती, क्योंकि बाकी की नौकरानियां अच्छा खाना नहीं बनाती है। मैंने चंपा के बारे में आस पड़ोस वालों से बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनी है और उसकी तनख्वाह भी केवल 5,000 ही है, वरना बाकी नौकरानियां तो 7,000 के नीचे 1 रुपया भी नहीं लेती। तो फिर तेरा क्या कहना है कि हम लोग उस नौकरानी के हाथ का बेस्वाद खाना चुपचाप खाते रहे? नहीं माँ जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। अगर आपको किसी पदार्थ में या कोई पकवान में कोई बदलाव करना है, कुछ मिलाना है या फिर कुछ कम करना है, तो आप चंपा को बोल दिया करो ना। या फिर लगे हाथ आप खुद भी थोड़ा बहुत काम कर लिया करो, उसमें क्या होने वाला है? वाह बहू वाह, अब तो मेरा वही काम रह गया है। रोज रोज मैं उसे क्या आदेश ही देती रहूं क्या? ये करने से अच्छा तो यही होगा कि सारा खाना मैं ही बना दूं। क्यों? वैसे भी मैं 20 साल की नौजवान लड़की हूँ ना। ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, बात करती है। लेकिन माँ जी, सुनंदा देविका को चुप कराती है और उसकी कोई बात नहीं सुनती। फिर एक दिन जब घर में दूर के रिश्तेदार खाना खाने आए होते हैं, तभी वो लोग भी चंपा के बनाए हुए खाने में थोड़ी बहुत कमियां निकालते हैं। अरे सुनंदा, पाव भाजी बनाने बोली थी ना, तो फिर तूने ये क्या बना के रखा है? ये तो एकदम मुंबई की मिसल की तरह दिख रहा है। ये कैसा खाना बनाया है तुम्हारी नौकरानी ने? और ये कचौरियां, इनका स्वाद तो कुछ और ही है। लेकिन खैर, जो भी है अच्छा बनाया है। हाँ, अलग प्रकार से बनाया है, लेकिन इनमें भी स्वाद है। वो हमारी काम वाली नहीं है ना, इसीलिए उसे इतना नहीं आता, लेकिन मैं उसे सिखा रही हूँ। आप खाइए ना। फिर मेहमानों के चले जाने के बाद सुनंदा देविका पर फिर से चिल्लाने लगती है। देखा ना तूने देविका बहू, कैसे मेहमानों ने खाने की जम के बुराई की। सब इस कलमुही करमजली चंपा के कारण हो रहा है। यही इस फसाद की जड़ है। काय? आ गए मातारे, मेरे को क्या बोल रही हो आप?
अरे जब मैं खाना बनाती है तब आपके मुंह में क्या दही जम जाता है क्या? तब बीच बोलने का था ना मेरे को। अब बोलने का क्या मतलब है? देखिए माँ जी, पहले तो मेहमानों ने खाने की कोई बुराई नहीं की। उन्हें तो वो बस दिखने में अलग लगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें खाना बहुत स्वादिष्ट लगा। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप चंपा को थोड़ा बहुत गाइड कीजिए, फिर उसके बाद आप जैसा कहोगे वो वैसा ही खाना बनाएगी। लेकिन नहीं, आपको तो वो भी नहीं करना है। हाँ, नहीं करना। मैं रोज रोज इसके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खा सकती। और सच तो ये है कि मुझे ही क्या, इस घर में किसी को भी इसके हाथ का बना हुआ खाना नहीं पसंद। इसीलिए हम इसे अभी के अभी निकाल रहे हैं और तुम्हें अपना काम धाम छोड़कर घर बैठकर हमारे लिए खाना बनाना होगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हो माँ जी? अरे चलो हवा आने दो। मेरे को भी ऐसे मचमच वाली जगह पर कामिच नहीं करने का है। मैं तो जा रही है क्योंकि मेरे पास आप लोगों के लिए फालतू का टाइम नहीं है। हाँ तो जाओ ना, निकलो अभी के अभी। गपरे मातरिया, पूर्ण परिवारच पागल आहे। फिर चंपा वहां से चली जाती है। चंपा, अरे चंपा रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो, प्लीज रुक जाओ चंपा। अरे भाभी, जाने दो उस चंपा को। और अच्छा ही हुआ जो वो चली गई। अब आप अपनी एक जॉब छोड़ दो और आप ही हम सबके लिए खाना बनाया करो। लेकिन अगर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। आप लोगों को इस बात का थोड़ा भी अंदाजा है क्या? मैं घर में 2 पैसे देती हूँ, इसीलिए हम सब इतने अच्छे से रह पाते हैं। और वैसे भी सिर्फ 5,000 ही लेती है वो महीने के। उसे अगर आपने थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस दे दिए तो वो आपकी इच्छा के अनुसार, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि उससे भी बढ़कर खाना बना कर देगी। अरे आग लगे उस चंपा के हाथ के बने खाने को। और तुझे क्या लगता है, तेरे काम छोड़ देने से हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे क्या? सुन बैल बुद्धि लड़की, तेरे जॉब पर जाने से पहले भी ये घर अच्छे से चलता था, इसीलिए ये बात तो तू सुना ही मत, वरना मैं तेरी जीभ भी खींच लूंगी। समझी कि नहीं? सही कह रही है सुनंदा, तुम्हारे आने से पहले भी ये घर चलता था और आगे भी चलेगा। देविका, छोड़ दो ना काम। नौकरानियों के भरोसे घर में कभी कोई काम सही से नहीं हो पाएगा। और वैसे भी मैं हूं ना कमाने वाला, तुम चिंता मत करो, बस अभी घर को संभालो। पर सूरज, मुझे खाना बनाना नहीं आता है, इसीलिए तो नौकरानी लगाई थी ना। और मैं क्या करूंगी रसोई में जाकर? अरे आजकल सब कुछ सीखा जा सकता है। जब रसोई में जाकर चूल्हा जलाएगी तभी तो कुछ कर पाएगी ना। यूं पहले से ही हार मान लेने से कुछ नहीं होने वाला। आज नहीं तो कल तुझे खाना बनाना तो सीखना ही पड़ेगा। देविका अब बुरी तरह से फंस जाती है। वो ना किसी को मना कर पा रही थी और ना ही ठीक तरह से हाँ बोल पा रही थी। फिर उसे ना चाहते हुए भी अपनी जॉब छोड़कर घर के काम करने पड़ते हैं। फिर वो इंटरनेट पर और रेसिपी की बुक्स देखकर खाना बनाने लगती है। लेकिन जब घर के सभी लोग उसके हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं तभी पानी, ये लीजिए पापा जी पानी। हाय हाय हाय, अरे बहू, इसे तो खाना कहती है? ना दाल में नमक है, ना रोटी ठीक से पकी हुई है। और भाभी, ये रोटियां है या अलग अलग देश के नक्शे? कैसे रोटियां बनाई है आपने? देविका, इंटरनेट से देखने पर और तुम्हारे मायके में इतनी बार पूछने के बाद भी तुम इतना बेस्वाद खाना कैसे बना सकती हो? अरे इससे बेहतर तो वो चंपा ही खाना बनाया करती थी। अगर इसके हाथ का खाना हम ऐसे ही खाते रहे तो हम सबके ऊपर की टिकट जल्द ही निकल जाएगी। इसीलिए मैं कह रही थी
कि मुझे जॉब करने दीजिए और चंपा को यहाँ काम करने दीजिए, लेकिन नहीं, आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और बस अपनी ही मनमानी की। तो अब इसे भूखती है, या फिर खुद अपना खाना बनाकर खाइए, नहीं तो आपको मेरे हाथ का ये जानलेवा खाना ऐसे ही खाना होगा। देविका के हाथ का खाना खा खाकर सभी घर वाले धीरे धीरे काफी परेशान होने लगते हैं। बड़े दिन हो गए सुनंदा, हमने नॉनवेज नहीं खाया है। मुझे मच्छी खाने का बहुत मन कर रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मच्छी कितनी महंगी हो गई है और ये आपको अच्छे से पता है। पहले बहू के पैसे आते थे तब की बात अलग थी। मुझे भी पनीर खाने का बहुत मन करता है, सहेलियों के साथ मूवी जाने का मन करता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बहू तो घर पर है ना। अब जितने पैसे आ रहे हैं उन्हीं में हमें काम चलाना होगा। माँ, मेरे कमरे की सफाई करनी है, कितना गंदा पड़ा हुआ है मेरा कमरा। अम्मू बिटिया, अब हमें अपने कमरे की सफाई खुद ही करनी होगी। बहू ने पैसों की कमी के कारण सफाई वाली नौकरानी को भी काम से निकाल दिया है, इसीलिए अब तुझे ही तेरे कमरे की सफाई करनी होगी। क्या? खुद से सफाई करते करते तो मेरी जान ही चली जाएगी। क्या माँ, तुम ही कर दो ना मेरे कमरे की सफाई। घर में अब राशन भी कम आने लगता है। जहाँ देविका के जॉब पर जाने पर घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी और पूरा घर हर एक चीज से भरा रहता था। आज उसी घर के लोग उन चीजों के लिए तरस गए थे। फिर एक दिन जब सुनंदा और संतोष को एक रिश्तेदार की शादी में जाना होता है, तब वो सूरज के पास जाते हैं। सूरज बेटा, वो तेरे चचेरे मामा जी की बेटी की शादी है, हम सभी को जाना होगा और नए कपड़े भी लेने होंगे और शगुन का तोहफा भी। उसके लिए पैसे दे दे बेटा। हाँ बेटा, हमें जाकर खरीदारी करनी होगी, लेकिन माँ, पापा, मेरे सारे पैसे तो खत्म हो चुके हैं। EMI, राशन, बिजली का बिल, मेंटेनेंस, अम्मू की कॉलेज फी और बाकी के सारे खर्चे निपटाने में ही मेरी इस महीने की सारी तनख्वाह चली गई। पहले की बात अलग थी। देविका के पैसे आते थे तो साइड में रखे रहते थे, पर अब वो भी घर पर है ना, तो मैं आपको पैसे कहाँ से दूं? हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। जब देविका बहू काम पर जाया करती थी तब घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती थी, लेकिन आज घर एकदम सुना सुना सा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमने देविका बहू को काम छोड़ने के लिए कहकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि असल में तो उसकी खुशी काम में ही थी और आज वो घर में रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। हाँ संतोष जी, आप सही कह रहे हैं। उससे तो घर के काम भी नहीं हो पाते। चंपा को वापस बुलाना और बहू को वापस काम पर भेजना, इसी में हम सबकी भलाई होगी। हाँ सुनंदा, यही सही रहेगा। फिर सुनंदा और संतोष देविका के पास जाकर उससे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो बहू, हमने तुम्हें जबरदस्ती काम छोड़ने के लिए कहा, लेकिन अब हमें समझ आ गया है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। हाँ बहू, माफ कर दे हमें। और तू सही कह रही थी, आदेश देकर और थोड़ा सा काम खुद करके मैं चंपा को अपने तरीके का खाना बनाना सिखा सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने तेरी कोई बात नहीं सुनी। लेकिन अब चंपा को वापस बुला ले बहू, और तू भी अपनी खुशी अपने काम पर वापस जा। हम समझ रहे हैं कि तेरा भी यहाँ घर में काम करने में मन नहीं लगता है, क्योंकि तुझसे ये काम होते ही नहीं है। हाँ बहू, जिसकी जगह जहाँ पर होती है वो वहीं पर सही रहता है। थैंक गॉड, आखिर आप दोनों को ये बात समझ आ गई। चंपा को बुलाने पर वो आ जाएगी और आप उसे जैसा मार्गदर्शन दोगी वो बिल्कुल वैसा ही खाना बनाएगी। और मेरी सैलरी में से सिर्फ 5,000 ही चंपा को जाते हैं, लेकिन साथ ही बाकी के पैसों में सूरज को घर खर्च,
और बाकी के खर्चों में हाथ बटा पाऊंगी। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा और ये सारी बातें सोचकर ही हम तुम्हारे पास आए हैं। फिर अंत में देविका चंपा को फिर से बुलाने का फैसला लेती है। शुरू में चंपा थोड़े बहुत नखरे करती है, लेकिन बाद में मान ही जाती है और घर में वापस काम करने आती है। और वही दूसरी तरफ देविका भी अपनी जॉब वापस ज्वाइन करती है। शोभा एक बहुत ही सुंदर और अमीर औरत होती है, लेकिन उसकी बेटी अवनी काली होती है। वही उसका बेटा कपिल गोरा होता है। अवनी के कालेपन को देखकर शोभा को बहुत गुस्सा आता रहता है। अवनी, अभी तो तू बड़ी हो चुकी है, उसके बावजूद भी तेरा रंग कैसे नहीं बदला? मुझे तो लगता था कि बड़े होने पर तू गोरी हो जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। माँ, अब मैं क्या करूं? आप जो भी बोलती हो मैं वो सब करती हूँ, उसके बाद भी मेरा रंग वैसे का वैसा ही रहता है। तू एक काम कर, आज अपने चेहरे पर ये लेप लगा। ये तेरी दूर की बुआ जी ने बताया हुआ लेप है और ये बहुत असरदार है। ठीक है माँ, लगाती हूँ मैं इसे। फिर अवनी उस लेप को लगाती है, लेकिन उसकी माँ के बताए गए लाख पैतरों के बाद भी उसका रंग काला का काला ही रहता है। थोड़े समय बाद अवनी के बड़े भाई की शादी होती है, जिसके बाद घर में बहू रानी मेघना आती है। देख अवनी, तेरी मेघना भाभी कितनी गोरी है, कितनी सुंदर है, और तू? कपिल दिखने में बहुत अच्छा था, इसीलिए उसे मेघना जैसी सुंदर और गोरी बहू मिली। अगर तूने भी अपने रंग को नहीं निखारा तो तुझे कोई नहीं पूछेगा। हाँ माँ, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। समझती ही रहे बस तू, लेकिन उनके उपाय मत ढूंढ। अरे जरा जिम जाया कर, पसीना बहाने से भी चेहरे पर ग्लो आता है। ओफो माँ जी, क्या आप भी ये कैसी बातें करती हो? इस सब से कुछ नहीं होता। बचपन से लेकर अब तक अवनी का रंग नहीं बदला, तो अब कैसे बदलेगा? और क्या हुआ अगर ये काली है तो? इसे कोई ना कोई अच्छा लड़का तो जरूर मिलेगा। नहीं मेघना बहू, तुम एक लड़की हो, इसीलिए हमने कुछ नहीं सोचा, लेकिन एक लड़के के लिए मैं बहुत सोचूंगी। मुझे अपनी बराबरी का अमीर और हैंडसम लड़का चाहिए। मेरी इज्जत पर जरा सी भी आंच नहीं आनी चाहिए। अवनी को देखने के लिए कई सारे लड़के आते हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई रिजेक्ट करके ही चला जाता है। एक दिन जब मेघना का छोटा भाई श्लोक मेघना के ससुराल आता है, तभी हेलो अवनी, कैसी हो तुम? मैं एकदम बढ़िया, तुम बताओ श्लोक? बस ऑल गुड। अरे श्लोक, अवनी के लिए अगर कोई अमीर लड़का होगा तो प्लीज देखना, इसकी शादी करानी है। माँ जी की जिद है कि वो किसी अमीर लड़के से ही उसकी शादी कराएगी। हाँ श्लोक, मैं तो परेशान हो गई हूँ माँ के रोज रोज के ताने सुनकर। अब बस मुझे भी शादी करके चले जाना है यहाँ से। तुम कहो तो मैं तुम्हें अभी भगा कर ले जाऊँ क्या? क्या बोलती हो? ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि माँ के टर्म्स एंड कंडीशंस में तुम नहीं बैठते। उन्हें एक अमीर लड़का चाहिए। ओह, ऐसी बात है क्या? फिर तो मुश्किल है। हंसू या रो, कुछ समझ में नहीं आ रहा लाइफ में। अवनी के लिए जो भी रिश्ता आता है वो जुड़ने से पहले ही टूट जाता है। ये देखकर शोभा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। पता नहीं कौन से पनौती भरे समय में पैदा हुई थी ये काली कलूटी। इस उम्र में तो सारी लड़कियां का ब्याह हो भी जाता है, और एक ये है जो अभी तक ऐसी ही पड़ी है अपने मायके में सड़ते हुए। माँ, मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जो कुछ भी हो रहा है मैं उसे जानबूझकर थोड़ी ना कर रही हूँ। अवनी बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, आप खामोखा इस पर चिल्ला रही हो। अगर इसका रंग काला है तो इसमें इसका क्या दोष? फिर मेघना अवनी को सांत्वना देती है। फिर एक दिन अचानक से एक अमीर घराने का लड़का
यश के साथ अवनी का रिश्ता पक्का हो जाता है। ठीक है फिर शोभा जी, रिश्ता पक्का हुआ। जी जी, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। पंडित जी से पूछकर शादी का शुभ मुहूर्त भी तय किया जाता है और शोभा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अरे वाह माँ जी, आज पहली बार मैंने आपके हाथ का बना कुछ खा रही हूँ। ये लड्डू तो बहुत ही टेस्टी है। आखिर बात क्या है? अरे बहू, बात ही ऐसी है, मेरी बेटी की शादी होने जा रही है। सच में? मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है माँ। फाइनली हमारी चिड़िया अब उड़ने वाली है और इस आंगन को सूना करने वाली है। हाँ कपिल बेटा, मेरी तो बस यही तमन्ना थी कि मेरी बेटी का रिश्ता हमारी तरह एक अमीर लड़के से ही हो, और वही हुआ। मेघना देखती है कि अवनी अभी भी नाखुश सी है। अवनी, क्या हुआ? इस रिश्ते से तुम खुश नहीं हो क्या? और वैसे भी यश कितना अच्छा और अमीर लड़का है। हाँ भाभी, मैं खुश तो हूँ, लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन क्यों अवनी, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? भाभी, आज तक जितने भी लड़के मुझे देखने आए थे, सबने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर यश ने क्यों नहीं किया? अवनी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। चलो बाहर सबके साथ मिलकर खाना खाओ। फिर 2 दिन बाद मेघना और अवनी शॉपिंग करने चली जाती है। तभी वो दोनों यश को एक लड़की के साथ एक रोमांटिक डेट करते हुए देख लेती है और उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। यश और वो लड़की दोनों शराब पी रहे होते हैं। फिर मेघना यश को जाकर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। इतना बड़ा धोखा देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुमने बहुत गलत किया है यश। छी, तुम इतने घटिया हो सकते हो, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे ओ काली कोयली, इतना इशू क्यों बना रही हो? तुम्हारी माँ को तो सब कुछ पता है मेरे बारे में कि मैं कितना लड़कीबाज और शराबी हूँ। क्या? ये बात जानकर मेघना और अवनी दोनों हैरान रह जाती है और घर जाकर शोभा को सारी बातें बताती है। माँ जी, आप जानती भी है क्या कि आप कितना गलत कदम उठा रही थी? आपको सारी सच्चाई पता थी और उसके बावजूद भी आप अपनी बेटी को उस शैतान के पास भेज रही थी। हाँ, भेज रही थी मैं, क्योंकि वो लोग अमीर है और दिखने में भी सुंदर है। मेरी बेटी वहां पर खुश रहेगी, उसे जो भी चाहिए वह सब मिलेगा वहां पर। दिन भर वह 10 जगह पर मुंह मारेगा, लेकिन रात को लौटकर तो अपनी बीवी के पास ही आएगा ना। बस कीजिए माँ, और कितना गिरेगी आप? चाहे आप लाख कोशिश कर लो, मैं ये शादी नहीं करूंगी। अवनी बिल्कुल सही कह रही है माँ। अगर वो वहां पर सुखी ही नहीं रहेगी तो क्या फायदा उन पैसों का? तुम लोग ये बहुत गलत कर रहे हो। तुम लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो ये सब कर रही हूँ। किसी ना किसी उद्देश्य से ही कर रही हूँ मैं। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं माँ जी कि आपका क्या उद्देश्य है। यश के साथ शादी करने के लिए अवनी इनकार कर देती है और वो रिश्ता भी जुड़ने से पहले ही टूट जाता है। इस सब से शोभा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर एक दिन जब घर में मेघना का जन्मदिन होता है, तब वहां पर सभी लोग मौजूद होते हैं। भाभी, डेकोरेशन कैसा बना है? मैंने अपने हाथों से किया है। अरे वाह अवनी, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया है तुमने। थैंक यू सो मच अवनी। अरे अवनी, तुम्हें तो डेकोरेशन के ऑर्डर्स लेने चाहिए। वैसे इतना बुरा डेकोरेशन भी नहीं करती तुम। सभी हंसने लगते हैं। ये देख शोभा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अवनी को साइड में ले जाकर कहती है, हाल ही में तेरा रिश्ता टूटा है, लेकिन फिर भी तू हंस रही है, खुशियां मना रही है। अरे काली पनौती, तुझे कुछ अकल वकल है कि नहीं? माँ, अगर मैं खुश हूं तो उसमें कौन सी बुराई है?
मेरा रिश्ता टूटा है, वो भी ऐसा रिश्ता जो इतना गलत था। किसी की मौत थोड़ी ना हुई है जो मैं मातंग मनाऊं। देख देख, अपनी भाभी के साथ रह रहकर कितना उल्टा बोलना सीख गई है तू। बोलूंगी मैं, गलत जगह पर उल्टा जवाब देना ही पड़ता है माँ। शोभा को अवनी का उल्टा जवाब सहन नहीं होता और वो उसे एक थप्पड़ लगाती है और ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। अरे काली करमजली, शादी की उम्र हो गई है तेरी और तुझे कोई भी लड़का नहीं मिल रहा, फिर भी तुझे कोई गम या पछतावा नहीं है। बस बस शोभा आंटी, अपनी बेटी से ऐसे कौन बात करता है? सारे मेहमान मौजूद है यहाँ पर। तुम बीच में मुंह मत घुसाओ, ये मेरी और मेरी बेटी के बीच की बात है। बस बहुत हो गया अब मैं अवनी को यहाँ रहने नहीं दूंगा। आपको इसकी शादी ही करानी है ना, तो मैं इसके साथ शादी करूंगा। हाँ, मैं इसे अपने साथ बीवी बनाकर लेकर जाऊंगा। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे मेरी बेटी की शादी एक अमीर घराने के लड़के से करानी है जो मुझसे भी ऊपर के दर्जे वाला अमीर हो। शोभा आंटी, मैं भी किसी गरीब घराने से नहीं हूं, मैं एक अमीर घराने का ही लड़का हूं और इसीलिए आपने मेरी दीदी की शादी कपिल जीजू से कराई है। और रही बात पैसों की, तो प्यार और रिश्ते पैसों से नहीं तोले जाते। हाँ माँ जी, श्लोक बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन श्लोक, तुम इस फैसले को लेकर श्योर हो ना? हाँ दीदी, मुझे अपने इस फैसले से कोई एतराज नहीं है। आपके और जीजू की शादी को ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है और मैं 1 साल से अवनी को जानता हूँ। ये एक बहुत ही अच्छी लड़की है और अगर इसका रंग काला है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे इससे ज्यादा सुंदर लड़की पूरी दुनिया में कोई नहीं होगी, क्योंकि इसका दिल सुंदर है, मन साफ है। श्लोक, तुम सच में बहुत अच्छे हो। अवनी तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ सौंपने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू श्लोक। इतना कहकर अवनी भावुक हो जाती है। बस बेटी, मत रो। और श्लोक बेटा, तुमने तो आज मेरी आंखें खोल दी। सच में मैं बहुत गलत थी। ममता और इज्जत, इन दोनों के बीच फंस गई थी मैं। लेकिन आखिर में मुझे अपने ममता का आईना दिखाने के लिए धन्यवाद बेटा। इसका मतलब आपको भी कोई ऐतराज नहीं है माँ जी? नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन आज के इस हादसे के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि श्लोक के सिवा अवनी के लिए कोई बना ही नहीं है। जाओ, बजा दो शादी की शहनाई। श्लोक और अवनी बहुत खुश होते हैं और फिर मेघना की काली ननद अवनी की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल में खुश रहती है। गांव में रहने वाली कुंती अपने बेटे अशोक के ब्याह के लिए लड़की ढूंढ रही होती है। पंडित जी उन्हें कई सारी लड़कियों की फोटो दिखाते हैं। ये देखिए कुंती जी, ये लड़की और आपके बेटे की जोड़ी एकदम राम जी और सीता मैया जैसी लगेगी। ये लड़की भी बहुत गुणी और सर्वगुण संपन्न है। हाँ पंडित जी, ये तो आप एकदम सही कह रहे हैं। मैं तो अपने अशोक की शादी इसी से कराऊंगी। आप इस लड़की का सारा अता पता मुझे बता दीजिए। ठीक है कुंती जी। अशोक अपने दफ्तर की छुट्टियों के चलते अब गांव ही आ रहा है। इस बार जब वो गांव आएगा तब मैं उसकी शादी करा दूंगी। लेकिन जब अशोक शहर से गांव आता है तब वो अपने साथ शनाया को भी लाता है। शनाया एक सुंदर और बेबाक लड़की होती है जो छोटे कपड़े पहने हुए वहां आई होती है। उसे देख कुंती के होश उड़ जाते हैं। माँ, मिलो अपनी बहू रानी से। ये है शनाया, मेरी जान, मेरी जिगर का टुकड़ा। नमस्ते माँ जी। पाए लागू। अरे दूर हट जा, बेशरम बेहया लड़की। अशोक, ये तूने किस लड़की से शादी कर ली? इसने इतने छोटे कपड़े पहने हैं। एक दुल्हन शादी के जोड़े में होती है
लेकिन ये तो यहाँ छोटे कपड़े पहनकर आई है। अगर मैंने छोटे कपड़े पहने हैं तो क्या मैं बेशर्म हो गई? इसमें क्या लॉजिक है माँ जी? अरे तेरे लॉजिक को मार गोली। ये गांव है, तेरा शहर नहीं, जो यहाँ तू यूं नंगा नाच करते हुए इधर से उधर डोलती रहेगी। जाकर साड़ी पहन ले। लेकिन माँ। तू चुप कर, बीच बीच में लोमड़ी की तरह मुंह मत डाल, वरना तेरा मुंह ही तोड़ दूंगी मैं, नालायक कहीं का। कुंती के कहने के बावजूद भी शनाया साड़ी नहीं पहनती। सॉरी माँ जी, लेकिन मैं कोई साड़ी वाड़ी नहीं पहनने वाली। मुझे छोटे कपड़े पहनना बेहद पसंद है। आपको जो करना है वो कर लो। ये क्या बदतमीजी है तेरी? मैं आपकी बहू हूँ, कोई गुलाम नहीं। आपकी बेटी रीना दीदी, वो जानती है मुझे। उनसे मैंने वीडियो कॉल पर बात की थी। उनकी शादी भी एक शहर में रहने वाले से ही हुई है ना। वो भी वहाँ छोटे कपड़े पहनती है। बेटी पहने तो सब ठीक है, लेकिन बहू के पहनने से तो हर सास को मौत ही आ जाती है। अशोक, अपनी इस बेवकूफ़ लुगाई को समझा दे। शनाया एकदम सही कह रही है माँ। अब उसे जैसा रहना है वो वैसा ही रहेगी। अशोक भी शनाया की साइड लेता है। इस बात से कुंती को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। जब शनाया छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमती है, तभी गांव की औरतें उसे देखकर बातें बनाती हैं। और कुंती जब बाजार में आती है तब उससे कहती है, अरे कुंती बहन, तुम्हारी बहू तो एकदम आर पार वाला फैशन कर रही है। क्या तुमने उसे शगुन में कपड़े नहीं दिए थे का, जो वो छोटे कपड़े पहनकर मटक मटक के घूम रही है यहाँ से वहाँ? अपनी शहरी बहू को समझा कर रख दो कुंती। एक गंदी मछली पूरे तालाब की मछलियों को गंदा कर देती है। कहीं तुम्हारी बहू हमारी बहू बेटियों को ना बिगाड़ दे। बेशरम कहीं की। कुंती को सबकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से आग बबूला होकर घर चली जाती है। तभी वो शनाया को और भी छोटे कपड़े पहनकर फोन में इंस्टाग्राम पर लाइव ऑडियंस से बातें करते हुए देखती है। हेलो माय प्यारे फ्रेंड्स, आई लव यू सो मच। नई रील कल तक आ जाएगी। मैंने इस बार काफ़ी बोल्ड वीडियो शूट किया है। सभी जम के लाइक्स और कमेंट्स करना और मुझ पर ढेर सारा प्यार बरसाना, ओके? अरे नास पीटी, तेरे लाइक्स और कमेंट्स की तो ऐसी की तैसी। आज तो तुझे मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। रुक जा। कुंती शनाया को मारने लगती है और ये सब उसके इंस्टाग्राम लाइव में दिख जाता है। अरे माँ जी, मुझे मत मारिए माँ जी, हम माँ जी। और बना वीडियो, और इससे भी छोटे कपड़े पहन, पनौती बच्चलन कहीं की। शनाया को यूं मार खाते देख उसकी लाइव ऑडियंस उस पर खूब हंसती है और उसका खूब मजाक बनाया जाता है। अगले दिन, माँ जी, आपके कारण मेरी इज्जत की बैंड बज गई। कल रात को आपने मेरे लाइव के बीच आकर मुझे मारा और ये सब मेरी ऑडियंस ने देख लिया। वो तो अच्छा हुआ कि लाइव अपने आप खत्म हुआ, वरना मेरी बची कुची इज्जत का भी कचुम्बर हो जाता। अरे काहे की इज्जत रे? तुझे क्या लगता है लोग तुझे छोटे कपड़ों वाले वीडियो में देखकर तुझे चाहते होंगे? अरे सब तेरा मजाक उड़ाते होंगे। ओ हेलो, मेरे पूरे 1 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। 1 लाख जानती भी हो क्या होते हैं? अरे जा जा, आई बड़ी मुझे सिखाने, चापलूस चुड़ैल। एक दिन घर पर मेहमान आते हैं। तभी वो शनाया को छोटे कपड़ों में देख वहाँ से जाने लगते हैं। अरे चाची जी, चाचा जी, रुक जाइए। नहीं कुंती, हम नहीं रुकेंगे। हम यहाँ तुम्हारी गुणवान बहू से मिलने आए थे, तुम्हारी ये छोटे कपड़ों वाली बहू से नहीं। इतनी निर्लज्ज लड़की तो हमने पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। लेकिन मेरी बात तो सुनिए।
मेहमानों के रूठकर चले जाने के कारण कुंती को बहुत गुस्सा आता है। देखा तूने क्या हुआ तेरे कारण? बस बहुत हुआ, अब तू निकल जा यहाँ से, अब भी निकल जा। मुझे तू यहाँ से बाहर चाहिए, बात खत्म। अपने सारे छोटे कपड़े उठा और चलती बन यहाँ से, चल निकल यहाँ से। पर माँ, आप शनाया को यूँ घर के बाहर कैसे निकाल सकती हो? अबे ओ बीवी के पालतू कुत्ते, तू तो मुंह बंद ही कर अपना, वरना तुझे भी निकाल दूंगी इसके साथ। शनाया वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी उसके फ़ोन का नोटिफिकेशन बजता है और उसके बैंक अकाउंट में पूरे 5 लाख रुपए आए होते हैं। अब क्या फ़ोन में ही घुसती रहेगी या निकलेगी भी यहाँ से? हाँ, जा रही हूँ मैं। मुझे क्या, मेरे पास तो अब लाखों रुपए आ गए हैं। मुझे अब किसी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या? शनाया घर की दहलीज पार करने ही वाली होती है कि तभी कुंती उसे रोक लेती है। रुक जा बहू। क्यों? अब कौन सा ताना देना रह गया माँ जी? तू अगर अपने काम से पैसे कमा रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा बस इतना ही कहना है कि तुझे छोटे कपड़े पहनने हैं तो तू पहन सकती है, लेकिन अपने कमरे तक ही सीमित रख उसे। जब तू बाहर जाती है और जब कोई बड़ा बुजुर्ग घर में होता है तब उनका सम्मान करने के लिए साड़ी पहना कर। हाँ माँ जी, ये बात तो आप सही कह रही हो। तू छोटे कपड़े पहनती है, ठीक है, लेकिन उन्हें भी दायरे में पहना कर। माँ जी, अब जब आप मुझे इतना साथ देकर सपोर्ट कर ही रही हो तो मैं भी आपकी बातों को ज़रूर मानूंगी और हर एक छोटी ड्रेस पहनने से पहले आपसे उनका अप्रूवल ज़रूर लूँगी। और बड़ों के सामने और बाहर जाते समय मैं हमेशा साड़ी पहनूंगी। इस तरह अंत में शनाया और कुंती के बीच की अनबन दूर हो जाती है और शनाया भी अपनी सास के दिए गए नियमों का सही प्रकार से पालन करती है और सब खुशी खुशी से रहने लगते हैं।